Question number 10. The following is the balance sheet as on 31st December 2006 of Sun Limited. Share capital 80,000 equity share of 10 each fully paid, 50,000 equity share of 10 each 8 paid, 36,000 equity share of 5 each fully paid, 30,000 equity share of 5 each 4 paid, 30,000 10% preference share of 100 each fully paid. Similar to previous sum, लेकिन ये सब पूरा बैलेंस शीट वगैरह पूरा दिया है, तो ऑब्वियसली अपने को जो बाकी का एक्स्ट्रा वर्क है वो भी सब ये सब में आएगा. रिजर्व सरप्लस उसमें है जनरल रिजर्व पीएनएल, कोई भी रिजर्व वैसे भी अपन लेते नहीं है. सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड डिपॉजिट्स यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. मुझे बताओ गुडविल के लिए अपन ये लेते हैं क्या, ये लायबिलिटीज को? मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ. तो गुडविल के लिए कैपिटल, हाँ ये लेस यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस करना है एज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, बराबर? हाँ ठीक है. ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए भी ये माइनस होता है. करंट लायबिलिटीज उसपे है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स. मुझे बताओ गुडविल के लिए माइनस होगा क्या? गुडविल के लिए माइनस होगा एक्सेप्ट प्रपोज्ड डिविडेंड. हाँ, एक्सेप्ट प्रपोज्ड डिविडेंड. गुडविल के लिए प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस नहीं होता, लेकिन शेयर के लिए तो हर लायबिलिटी माइनस होता है एक्सेप्ट इक्विटी शेयर एंड रिजर्व. सिर्फ ये दो को छोड़ के बाकी का हर लायबिलिटी माइनस होगा. तो ये गुडविल के लिए माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज, प्रपोज्ड डिविडेंड को माइनस नहीं करेंगे, लेकिन शेयर के लिए प्रपोज्ड डिविडेंड को भी माइनस करना है. फिक्स्ड एसेट में है गुडविल. अगर ये गुडविल परचेज्ड रहेगा तो गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड में लेंगे, वरना नहीं लेंगे. तो यहाँ पे कुछ बोला है क्या? न्यू मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, नहीं बोला है कुछ. ठीक है, तो ये गुडविल अपन नहीं लेंगे. तो मुझे बताओ वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए लेना पड़ेगा, आईवी के लिए. लेना पड़ेगा ना. वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए गुडविल लेंगे, लेकिन ये वाला नहीं लेंगे, 1 लाख वाला नहीं लेंगे. हमने जो गुडविल का वैल्यू खुद फाइंड किया रहेगा ना इस पर वैल्यूएशन, वो गुडविल अपने को लेना है. ठीक है, सर, तो जो इवेंचुअली अगर ये गुडविल परचेज रहा तो फिर भी परचेज रहेगा तो दोनों जगह पे आएगा, और अगर परचेज नहीं है तो दोनों जगह पे नहीं आएगा. नहीं सर, बट कैलकुलेशन हम जब गुडविल का करते थे ना तभी वहां पे हम लोग को परचेज का ही ले रहे थे ना, मतलब बेसिकली बाकी तो इग्नोर करते थे अगर जो सेल्फ जनरेटेड था. बट यहाँ पे आपने बोला जब फाइल कैलकुलेटिंग शेयर्स, तो वहां पे हम लोग एज पर वैल्यूएशन लेना था. तो वो वैल्यूएशन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो किस सही असेट्स कौन से वैल्यू पे आएगा, बुक वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे सर. तो ये जो बैलेंस शीट में अमाउंट है ये फेयर वैल्यू नहीं है, इसलिए तो अपन गुडविल का वैल्यू अलग से फाइंड कर रहे हैं. तो ये ही गुडविल का फेयर वैल्यू अपने को वैल्यूएशन में मिलेगा. परचेज रहेगा तो ये गुडविल के लिए हमने अमाउंट पे किया था, तो वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गुडविल. और जो वैल्यूएशन अपन करे दैट इज फॉर सेल्फ जनरेटेड. हाँ ठीक है, तो परचेज गुडविल भी लेना पड़ेगा और जो वैल्यूएशन के हिसाब से गुडविल मिलेगा वो भी लेना पड़ेगा. ओके सर, वो ही सर थोड़ा डाउट था कि परचेज क्या करने का है. हाँ, नाउ क्लियर सर, थैंक यू. क्लियर. ओके, तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. अगर गुडविल परचेज्ड है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कैपिटल एम्प्लॉयड में वो गुडविल को इंक्लूड करो, और वही सेम टाइम पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में भी वो इंक्लूड होगा, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के टाइम पे एक और गुडविल को ऐड करना पड़ेगा जो इस पर वैल्यूएशन देगा. तो दो गुडविल आएगी, एक बैलेंस शीट का गुडविल परचेज्ड है वो, प्लस जो वैल्यूएशन के हिसाब से आएगा वो. ये किसके लिए? वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए. और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर वो गुडविल परचेज्ड है तो अपने को इंक्लूड करना ही है. अगर ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, परचेज नहीं है, सबने कहीं पे बोला नहीं कि गुडविल परचेज्ड है, तो एक ऐसे केस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सम में तुम लोग उसको इंक्लूड नहीं करोगे. ठीक है, तो जब ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का टाइम आएगा तभी भी तुम लोग ये गुडविल को इंक्लूड नहीं करोगे. ठीक है, जो गुडविल इस पर वैल्यूएशन रहेगा
वो दोनों को इंक्लूड करना है, यानी कि यही गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू वो इस पर वैल्यूएशन अपन ट्रीट करें। तो ये वाला गुडविल 1 लाख इंक्लूड मत करो फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जो डायरेक्टली हमने खुद वैल्यू किया है वो तुम लोग इंक्लूड करो। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। यस सर। ओके सर सपोज क्वेश्चन यही बोलता है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर करो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मत करो, और वो केस में सपोज गुडविल ऑलरेडी दिया है इसमें बैलेंस शीट में, तो हम लोग सर क्या करेंगे? तो उसका रीवैल्यूड अमाउंट सम खुद बताएगा अपने को, ठीक है? तो वो वैल्यू अपने को वो सम खुद ही दे देगा कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो ये है, ठीक है? इनकेस अगर गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया, ठीक है, तो जो बुक वैल्यू है उसी को अपन ये रिवाइज्ड वैल्यू गिनेंगे, तो 1 लाख पे ही अपन उसको इंक्लूड कर लेंगे। जनरली देखो एक सिंपल अपना कॉमन सेंस ये बोलता है कि अपने को जो असेट्स का लिस्ट लेना है उस पे असेट्स को अपने को फेयर वैल्यू पे लेना है। तो जो असेट का फेयर वैल्यू दिया वो फेयर वैल्यू पे लेंगे, और जो असेट का फेयर वैल्यू नहीं दिया वो कौन से वैल्यू पे लेंगे? तो वो बुक वैल्यू पे लेंगे। बराबर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अगर सपोज हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है और गुडविल का अगर वैल्यूएशन दिया सो दैट इज फेयर वैल्यू, तो वो वैल्यू पे इंक्लूड करो, 1 लाख पे इंक्लूड मत करो, ठीक है? लेकिन अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया तो इसका फेयर वैल्यू क्या? तो इट इज नथिंग बट बुक वैल्यू, तो 1 लाख पे ही इंक्लूड करना पड़ेगा। पॉइंट समझा एवरीवन? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब रेगुलर एसेट्स है, दोनों में आएगा, गुडविल में भी और शेयर्स में भी। इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड रहेगा तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे आएगा? गुडविल के लिए लेना है, दोनों में आएगा। ट्रेड रहेगा तो दोनों में आएगा, और अगर नॉन ट्रेड रहेगा तो? नॉन ट्रेड रहेगा तो यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा गुडविल के टाइम, और शेयर के टाइम पे लेना है नॉन ट्रेड, एड बैक करना है। हाँ सर। शेयर के लिए हर असेट लेना है, ठीक है? गुडविल के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग असेट है वही लेना है। तो या इन्वेस्टमेंट अगर नॉन ट्रेड रहेगा तो गुडविल के लिए नहीं आएगा, लेकिन शेयर के लिए तो लेना ही पड़ेगा। करंट एसेट उस पे है स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, एडवांसेस, कैश एंड बैंक, ये सब रेगुलर एसेट्स है, सभी को लेना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों में नहीं आएगा, वो मिसलेनियस है, गुडविल के लिए भी नहीं लेना है, शेयर के लिए भी नहीं लेना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन 2004 a new machinery costing ₹50,000 was purchased but wrongly charged to revenue. No rectification has yet been made for the same. 2004 में ये हुआ था, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2006 चल रहा है। तो 2006 में आके 2004 का वो लोग को याद आया कि हमने कोई मशीन खरीदा था 50,000 का, वो रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू। रॉन्गली चार्ज टू रिवेन्यू का मीनिंग क्या है? तो उसको मशीन में ऐड करना चाहिए, मतलब एसेट में शो करना चाहिए था, लोगों ने रिवेन्यू में शो कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के। तो ये लोग ने क्या किया रहेगा, मशीनरी परचेज किया तो 11th के बच्चे को सिखाते हैं परचेज का एंट्री क्या आता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो कैपिटल ड्रिवन एक्सपेंडिचर का डिफरेंस से भूल गए कि अगर परचेज ऑफ गुड्स रहेगा तो परचेज टू कैश आएगा, अगर परचेज ऑफ मशीनरी रहेगा तो मशीनरी टू कैश आना चाहिए। तो अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, यानी कि उसको परचेज में डाल दिया है, ठीक है? तो वो असेट में गया ही नहीं क्योंकि वो परचेज अकाउंट में चला गया। अब परचेज अकाउंट में गया तो वो सर का जीपी कम होगा कि बढ़ेगा? सर जीपी कम होगा। जीपी कम हो जाएगा क्योंकि परचेज बढ़ गया, परचेज एक्सपेंस है तो जीपी कम हो जाएगा, जीपी कम तो एनपी कम, तो वो साल का प्रॉफिट कम आया रहेगा। तो अभी अपने को रेक्टिफिकेशन करने के लिए वो साल का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, 2004 का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे इसका अगर हमने 2004 के परचेज से उसको निकाल दिया और उसको असेट में लेके गए तो 2004, 2005, 2006 ये 3 साल का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। अगर वो मशीन में था ही नहीं, वो परचेज में गया था, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ रहेगा ना? एवरीवन समझ रहा है क्या? यस सर। यस। तो अपने को उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देना है।
ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 10,000 इन 2005। 2005 यानी कि लास्ट ईयर। ओवरवैल्यूड बाय 10,000 यानी कि ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है, अपने को कम करना है कि वैल्यू कम है और अपने को बढ़ाना है? क्या सर करना है स्टॉक का अपने? वैल्यू ज्यादा है, कम कर, ज्यादा है, ओवर कम वैल्यू करना बाय है। इज 10,000। ओवर वैल्यूड, ऑलरेडी उसका वैल्यू ज्यादा है तो अपने को उसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया स्टॉक से माइनस करेगा। डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 5,000 इन 2006। 2006 में, 6 यानी कि करंट ईयर, करंट ईयर में 5,000 का डेटर्स रिड्यूस करना है, यानी कि बैड डेट्स चार्ज करना है। Some old furniture book value 10,000 was disposed of for rupees 6,000। कौन से ईयर में बोला नहीं है, तो वो करंट ईयर में ही रहेगा, 2006 में ही रहेगा। कुछ ओल्ड फर्नीचर था जिसका बुक वैल्यू 10,000 था, बुक वैल्यू यानी कि अपने बैलेंस शीट में उसका वैल्यू 10,000 था, यानी कि WDV। वो 6,000 में बेच दिया, तो बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है या गलत रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है। यहाँ पे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं किया है कि वो लोग ने ये सेल किया और इसको रिकॉर्ड नहीं किया, गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये जनरल ट्रांजैक्शन है जो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ। अब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए अपन एफएमपी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो जो नॉन रिकरिंग आइटम्स रहेगा, एबनॉर्मल आइटम्स रहेगा, हम लोग उसको रिमूव करते हैं। तो अगर फर्नीचर बेचा तो ये रिकरिंग आइटम नहीं है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो ये अपने को रिमूव करना पड़ेगा। ये लॉस ऑलरेडी पीएल में डेबिट हुआ रहेगा 4,000 का, अपने को उसको एड बैक करना पड़ेगा। लॉस निकलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग आइटम है, एबनॉर्मल आइटम। Fixed assets are worth 5% more than their actual book value. Depreciation on appreciated value of fixed asset except machinery is not to be considered for valuation of goodwill. देखो पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो भी फिक्स्ड एसेट उसको 5% मोर देन बुक वैल्यू रिकॉर्ड करो। फिक्स्ड एसेट में अपने पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड व्हीकल, 4 असेट। ये लोग ने असेट का नाम नहीं दिया है, बोला है कि फिक्स्ड असेट आर वर्थ 5% मोर देन बुक वैल्यू। इसका मीनिंग है चारों फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अपने को 5% से बढ़ाना है। अब अगर फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट मशीनरी, बाकी का जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो अपने को कंसिडर नहीं करना है, नॉट टू बी कंसिडर्ड। सो डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू इंक्रीज हुआ उसका डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट मशीनरी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मशीन का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लो, लेकिन बाकी एसेट का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मत लो। क्यों ऐसा? सबने बोला है, अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके चलो। तो मशीन को छोड़ के बाकी जो असेट्स है उसका इंक्रीज एंड डेप्रिसिएशन अपने को कंसिडर नहीं करना है। अब ये पॉइंट ध्यान से रीड करो, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ दिया है। ऑफ द इन्वेस्टमेंट 20% इज ट्रेडिंग एंड बैलेंस इज नॉन ट्रेडिंग। All trade investments are to be valued at 20% below cost. Trade investment were purchased on 1st January 2006. 50% of non-trade investment were acquired on 1st January 2005 and rest on 1st January 2004. A uniform rate of dividend of 10% is earned on all investment. एक ही लाइन में भर भर के इंफॉर्मेशन दिया, हर एक लाइन को ब्रेक कर करके इंफॉर्मेशन को समझते जाने का। सबसे पहले यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 3 लाख। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है वो देखते जाते हैं। इन्वेस्टमेंट है 3 लाख। ठीक है, उसपे से वो लोग बोल रहे हैं कि 20% आर ट्रेडिंग
एंड बैलेंस इज नॉन ट्रेडिंग. तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट %20 है, यानी कितना होगा? 60,000. 60,000. ठीक है. बाकी का नॉन ट्रेड है, तो नॉन ट्रेड कितना होगा? रिमेनिंग 80%, यानी 2,40,000. एवरीवन समझ रहा है ना? Yes, sir. अब ये लोग आगे क्या बता रहे हैं? ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट 20% बिलो कॉस्ट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट को 20% बिलो कॉस्ट पे वैल्यू करना है. -20% कितना होगा? 48. हाँ सर. तो 48,000 उसका वैल्यू है ट्रेड इन्वेस्टमेंट का. अब नॉन ट्रेड के बारे में क्या बता रहे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट में परचेज ऑन 1 जनवरी 2006. ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 2006 को खरीदा. इंफॉर्मेशन दिया, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, क्या यूज है वो पता नहीं. आगे 50% of non-trade investment were recorded on 1 January 2005 and rest on 1 January 2004. तो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसका 50% एक्वायर किया था. 50% यानी कि 1,20,000 का वो एक्वायर किया था 1 जनवरी 2005. ठीक है. और रिमेनिंग 50% यानी कि 1,20,000 ये हमने परचेज किया 1/1/2004. इतना समझा एवरीवन? Yes, sir. Okay. A uniform rate of dividend of 10% is earned on all investment. अब ये जो नॉन ट्रेड है उसका वैल्यू तुम लोग को दिया नहीं. नॉन ट्रेड का वैल्यू तुम लोग को दिया नहीं. तो ये सिचुएशन है कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसका 20% है कि 60,000 का इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, बाकी का 2,40,000 का नॉन ट्रेड है. ट्रेड का वैल्यू है 48,000 जो 116 को हमने परचेज किया, यानी कि करंट ईयर में ही खरीदा था. नॉन ट्रेड उसका 50% 1,20,000 का हमने खरीदा 1105 को, और ये जो दूसरा 1,20,000 है ये हमने 1104 को खरीदा है. ठीक है. अब मुझे बताओ कि ये जो हमने 1105 को खरीदा इसका इनकम कौन कौन से साल में मिला रहेगा? वन 115 को खरीदा, करंट ईयर 31 दिसंबर 2006 है, तो इनकम कौन कौन से साल में मिला रहेगा? तो 115 को जो खरीदा था 45 के लास्ट क्वार्टर में 3 मंथ्स रेवेन्यू जनरेट करेगा वो. नहीं, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, जनवरी टू दिसंबर. ओके. तो सर 115 को क्या है ना, तो पूरा 5 को आएगा सर, 14 को नहीं आएगा. 2000 कैलेंडर ईयर 2004 में नहीं आएगा उसका अर्निंग. नहीं आएगा. 2005 एंड 2006 करंट ईयर 2006 है. ठीक है. तो इसका इनकम 2005-2006 में अपने को मिला रहेगा. और ये जो दूसरा 1,20,000 है 114 को खरीदा, तो इसका इनकम कभी कभी मिला रहेगा.
4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5 and 6 तीनों साल में मिला रहे। ठीक है, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा एनालिसिस में कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये अपन एफएमपी का वर्किंग करेंगे तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड अपने को रिमूव करना पड़ेगा ना। तो जो साल में इनकम मिला वो साल में रिमूव करना है, जो साल में इनकम मिला ही नहीं वो साल का कैसे रिमूव करोगे। तो 2004 में अपने को सिर्फ ये 1,20,000 का इनकम मिला रहे। 2005 में 1,20 प्लस 1,20 दोनों का इनकम मिला रहे, और 2006 में भी 1,20 और 1,20 ये दोनों का इनकम अपने को मिला रहे। समझ रहा है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तभी गुडविल के लिए ट्रेड कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होगा, उसका इनकम को रिमूव नहीं करना है, तो उसके इनकम के बारे में सोचना नहीं है, तो वो कभी खरीदा वो मैटर नहीं करता। ठीक है, नॉन ट्रेड इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन उसका इनकम जो एफएमपी का वर्किंग रहेगा, सॉरी एफएमपी से माइनस करना पड़ेगा ना, एफएमपी से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफएमपी से माइनस करने के टाइम पे जो साल में इनकम मिला है वो साल में ही माइनस करना है, जो साल में इनकम नहीं मिला, जैसे 2004 में ये वाला 50% नहीं था तो इसका इनकम नहीं मिलेगा, 2005 में और 2006 में दोनों था तो दोनों का मिलेगा, 2004 में सिर्फ ये एक का ही मिलेगा। पता चला एवरीवन? Yes, sir. मस्त एडजस्टमेंट है ना? हाँ सर, कितना हिडन एडजस्टमेंट है इसमें। ओके चलो आगे क्या बता रहे। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विदाउट कॉमेंसरेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 20,000। एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर यानी फ्यूचर का एक्सपेंस 20,000 से एक्सपेंस बढ़ेगा विदाउट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? से कम होगा अगर सेलिंग प्राइस बढ़ नहीं रहा है और कॉस्ट बढ़ रहा है तो। बराबर, एक्सपेंस बढ़ रहा है इनकम नहीं बढ़ रहा है तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, फ्यूचर का एक्सपेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंटिसिपेटेड इन फ्यूचर 30,000 पर एनम, ये भी फ्यूचर का एक्सपेंस है, एफएमपी में माइनस होगा। इन अ सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10% NRR। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एज फॉलोज 2004, 5 एंड 6 तीनों साल का प्रॉफिट दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे सब एडजस्टमेंट तीनों साल का सब बताया था, वो सब प्लस माइनस करना पड़ेगा। करंट इनकम टैक्स रेट इज 50%, एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स रेट विल बी 40%। तो इसको बिफोर टैक्स पे कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज करोगे, 50 या 40? So 50 50% सर। 50 पास्ट वाला। और एफएमपी बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स पे कन्वर्ट करने के लिए 40%। Perfect. From the above, ascertain X dividend and cum dividend intrinsic value of different categories of equity share. For this purpose, goodwill may be taken at 3 years purchase of super profit. Depreciation is charged on machinery at the rate of 10% on reducing system. बस इतना ही है सब। अभी तुम लोग साथ में ही लिखते जाना क्योंकि सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा है, तो अगर पहले मैं लिखूंगा बाद में तुम लोग लिखोगे तो इसी में ही अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो साथ में ही वर्किंग करते जाते, एक के बाद एक वर्किंग नोट बनाते जाते। ये वर्किंग नोट नंबर 1 करके इन्वेस्टमेंट का लिख लो। वर्किंग नोट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट।
डन सर। डन ना? ओके चलो अभी ये ले लेते हैं वर्किंग नोट, ये जो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है वो। रेक्टिफिकेशन ऑफ मशीनरी परचेस्ड 2004 में ये खरीदा था, करंट ईयर 2006 है, तो परचेस प्राइस 50,000 है, डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग सिस्टम पे, तो डेप्रिसिएशन आएगा पहले साल का 2004 का, एज्यूमिंग कि यहाँ पे डेट तो दिया नहीं कि 2004 में कभी खरीदा, तो तीन पॉसिबिलिटीज है, तीन एजम्पशंस है। या तो ये बिगिनिंग में खरीदा तो 2004 में पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, या तो मिड में खरीदा तो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा, या तो एंड में खरीदा तो 2004 का डिप्रिसिएशन आएगा ही। कुछ नहीं बोला तो बिगिनिंग एज्यूम करने का, पूरे साल का डिप्रिसिएशन ले लेने का। तो 2004 का 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन आएगा 5,000, अपने को मिलेगा WDV ऑन 31 दिसंबर 2004। अब इसमें से वापस डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन फॉर 2005 अभी 10% आएगा 45,000 पे, तो अपने को मिलेगा WDV ऑन 31 दिसंबर 2005, वापस डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2006, तो अपने को मिलेगा WDV ऑन 31 दिसंबर 2006। ठीक है, डन सर। डन। बाकी लोग हो गया है ना, आगे बढ़े। यस चलो तो ये मशीनरी का वर्किंग हो गया, स्टॉक इज ओवर वैल्यू, डेटर्स इज रिड्यूस्ड, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट आर वर्थ 5% मोर देन एक्चुअल बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी डायरेक्ट मेन जो अपना स्टेप्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होगा, पहला पार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रहेगा, बाद में स्टार्ट होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो पार्ट 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दो स्टेप एक साथ स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 FMP, स्टेप नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट एक ही साल का दिया है, प्रॉफिट 3 साल का दिया है।
बैलेंस शीट एक ही साल की है ना, एक ही साल है। रेडी? Yes, sir. ये सब प्रॉफिट्स दिया हुआ यहाँ पे 2004-5-6 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2004 का है 210, 190 और 2 लाख। टैक्स को ऐड बैक कर लेंगे। और टैक्स रेट यहाँ पे दिया है 50% पास्ट का और फ्यूचर का है 40, तो अपन 50% यूज करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब वो लॉजिक तुम लोग खुद ही अप्लाई करो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है मुझे बताओ। 4,20,000, 2,80,000, 4 lakh। ये सर अगर 2005 का 3 लाख था। 190 है ना, तो डबल 380। हाँ सर, वो मेरे से 280 निकल गया था, सॉरी। ओके, तो ये अगर 100 है तो ये आएगा 50, ये आएगा 50। ठीक है, तो 50 वो ये है 210, 190, 2 लाख, तो अनदर 50 सेम अमाउंट आएगा और 100 उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट, in 2004 new machinery costing rupees 50,000 was purchased but wrongly charged to revenue. No rectification has yet been made for the same. तो पहले 2004 में वो जो मशीन है जो परचेज में चला गया था बाय मिस्टेक, उसको परचेज से निकाल रहे और असेट में ट्रांसफर कर रहे, तो 2004 का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? सर इंक्रीज बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सर। एड मशीनरी परचेज्ड, कैपिटलाइज्ड और रेक्टिफाइड। 50,000 रुपये यहाँ पे ऐड होगा 2004 में, तो ये P&L अकाउंट से निकल के ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब अगर ये बैलेंस शीट में गया तो अपने को उसका डेप्रिसिएशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो अभी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लेस रेक्टिफिकेशन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन अबव मशीनरी, तो हमने उसका वर्किंग करके रखा है। पहले साल का डेप्रिसिएशन है 5,000, दूसरे साल का है 4,500 और तीसरे साल का है 4,050। ये 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में फाइनली मशीन का वैल्यू आज 2006 दिसंबर में अपन कितना ऐड करें? अपने पास डायरेक्ट दिसंबर 2006 का बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे जो मशीनरी है ये गलत है। 8 लाख रुपया जो बता रहे हैं वो गलत है क्योंकि उसमें ये 50,000 वाला मशीन इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये 8 लाख में कितना ऐड करूंगा? सर 36,450। 36,450
ये 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका जो WDV है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में ही रखता हूँ मैं, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट करना है। 8 लाख प्लस 36,450, ठीक है, ये WDV मैंने ऐड किया। तो 836,450 टोटल वैल्यू हो गया है। मैं इसको आउटर में शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ और वर्किंग बाकी है। आई होप सभी को समझ में आया ये। यस सर। ओके, बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, जाग रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। चलो, तो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया है। सेकेंड, स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 10,000 इन 2005। तो 2005 का अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड था, अगर 2005 का स्टॉक कम करोगे, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? मीन्स प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? 2005 का क्लोजिंग स्टॉक अपन कम कर रहे, तो 2005 का प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? यस सुभाष। कम होगा ना? कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक डीवैल्यूड, वो ओवर वैल्यू हुआ था 10,000 से, तो अपन 10,000 से स्टॉक का वैल्यू कम कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है, जीपी बढ़ता है, एनपी बढ़ता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो जीपी कम होगा, एनपी कम होगा। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे खत्म होता है क्या? नहीं, इट विल गेट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बराबर, ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम किया तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू कम होगा। तो 2006 में अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को कम किया तो मेरा 2006 का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम बढ़ेगा कि कम होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा सर। प्रॉफिट बढ़ेगा, बढ़ेगा, इधर इनवर्स जीपी बढ़ेगा। बराबर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आता है, यानी कि वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओपनिंग स्टॉक डीवैल्यूड 10,000। तो मुझे बताओ ये साल के स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं 3-4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी के जो फिक्स्ड एसेट है वो मुझे लिखना है। तो ये साल का जो स्टॉक है वो दिया है 2,10,000। उसमें मैं 10,000 प्लस करूं, माइनस करूं, या क्या करूं? सो माइनस करेंगे ना, ओवर वैल्यू है। ओके ये साल में कुछ फेयर वैल्यू विल बी 2 adjustment लाख। ओके, सुभाष क्या बोलते हो? ये हाँ, स्टॉक ना, एक बार वापस रिपीट करना, आपका आवाज ब्रेक हो गया। ये साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू शो इन द बैलेंस शीट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक चेंज हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो 2,10,000 ही रहेगा। यहाँ पे 10,000 कम किया, 10,000 बढ़ाया, वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो गया। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हर साल जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करते हैं तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो पहले के साल में बढ़े कम हो जाए उससे करंट क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो दैट विल रिमेन एट 2,10,000 ओनली, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2005 का अगर बैलेंस शीट रहता ना तो मुझे 10,000 कम करना पड़ता, क्योंकि मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम कर रहा हूँ करंट ईयर के। मेरा ये बैलेंस शीट 2006 का है और ये एडजस्टमेंट 2005 का था। तो 2006 का वो ओपनिंग स्टॉक है, 2006 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मैंने ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट कर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक में कोई इफेक्ट है ही नहीं।
पॉइंट समझा एवरीवन? हाँ सर Yes, समझा। चलो, तो ये स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। डेटर्स आर टू बी रिड्यूस बाय 5000 इन 2006। 2006 के डेटर्स 5000 से कम करना है। तो डेटर्स यहाँ पे दिया 195, 5000 से कम किया, ठीक है, तो वो हो जाएगा 190। तो डेटर्स 195 माइनस 5000, 190। और इसका दूसरा इम्पैक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट में बैड डेट्स रिकॉर्ड होगा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 5000 से कम हो जाएगा। बैड डेट्स का दो इफेक्ट आता है, बैलेंस शीट से माइनस होता है डेटर्स से, और पीएनएल में डेबिट होता है। तो पीएनएल में डेबिट होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट करंट ईयर का कम हो जाएगा। चलो, तो ये डेटर्स हो गए। सम ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 वाज डिस्पोज ऑफ फॉर ₹6,000। अब ये जैसे रेक्टिफिकेशन दिया था कि रेक्टिफिकेशन हुआ नहीं है, वैसे ये रेक्टिफिकेशन का आइटम नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि करंट ईयर में 10,000 का फर्नीचर हमने 6,000 में बेचा था। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, हम लोग को उसको कुछ रिकॉर्ड करना बाकी है, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं है। तो जस्ट जो लॉस हुआ रहेगा वो पीएनएल में डेबिट हुआ रहेगा 4,000 रुपये। वो लॉस यहाँ पे नॉन रिकरिंग और एबनॉर्मल है, और गुडविल वैल्यूएशन के लिए अपने को नॉन रिकरिंग एबनॉर्मल को रिमूव करना है। तो अपन उसको रिमूव करेंगे। ऐड करूं या लेस करूं? ऐड ऐड होगा, क्योंकि लॉस को रिमूव करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ₹4,000 ऐड होगा। इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे कुछ नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 36,000 को यहाँ पे बैलेंस शीट में ऐड किया, ऐसा यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो फर्नीचर 1 लाख है, ठीक है, उस पर कोई प्लस माइनस करना नहीं है, तो 1 लाख का 1 लाख कंटिन्यू करेगा। मैं यहाँ पे आउटर में शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये फिक्स्ड एसेट को 5% बढ़ाने को बोला है, तो 5% ऐड करने के बाद का वैल्यू लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आउटर में लिख नहीं रहा हूँ। चलो, पॉइंट नंबर 3, फिक्स्ड एसेट आर वर्थ 5% मोर देन देयर एक्चुअल बुक वैल्यू। तो सभी फिक्स्ड एसेट को 5% से बढ़ाओ। अब इसमें ना ट्रैप ये है कि प्लांट एंड मशीनरी में अगर सपोज वो लोग ने सम बनाने के टाइम पे ये एडजस्टमेंट नंबर 1 पे दिया और ये एडजस्टमेंट नंबर 3 पे दिया, तो बच्चे लोग क्या गड़बड़ करेंगे, बोल सकते हो क्या? अगर उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 ये दिया था, फिक्स्ड एसेट आर वर्थ मोर देन 5% वगैरह, और ये एडजस्टमेंट नंबर 2 या 3 दिया था, बाद में दिया था, तो बच्चे लोग का क्या गड़बड़ होगा? 50,000 पे भी 5% ऐड होगा। ओके, परफेक्ट। ये 8 लाख जो है, ठीक है, ये 8 लाख में ये रेक्टिफिकेशन 36,450 अपने को ऐड करना है, और वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, उसमें अपने को 5% बढ़ाना है। तो बच्चे लोग यहाँ पे घाई में अगर ये एडजस्टमेंट पहले दिया रहेगा तो लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डायरेक्टली 8 लाख प्लस 5% लेके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो वो लोग ये 36,000 जो ऐड हुआ उसका भी 5% वैल्यू बढ़ेगा ना। बाकी मशीन्स का अगर वैल्यू उन्होंने बढ़ाने को बोला है, तो ये भी वन ऑफ द मशीन है जिसका वैल्यू इसका भी बढ़ना चाहिए। तो 36,000 पे भी 5% का इफेक्ट आना चाहिए। तो ये गड़बड़ होता है अगर ये ऑर्डर ऊपर नीचे दिया रहेगा। तो तुम को केयरफुल रहने का, अगर फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ाने को बोला कोई भी सम में, तो पहले रेक्टिफिकेशन करने के बाद करेक्ट अमाउंट निकालो कोई भी एसेट का,
और बाद में उस पर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी बोला उसका इफेक्ट दो। पहले इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट देना मत, पहले रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अकाउंट्स गलत रहेगा तो प्रायोरिटी में पहले अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने का, और रेक्टिफाई करने के बाद में जो भी वैल्यूएशन का उन्होंने बोला है इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज, वो दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये 5% अपन ऐड करेंगे यहाँ पे 836,450 पे कितना आएगा बताओ? 8,78,272.5। ओके, राउंड ऑफ कर सकते हो, 273 ले लो चलेगा। फर्नीचर पे भी 5% बढ़ाना पड़ेगा। हर फिक्स्ड एसेट 5% से बढ़ेगा। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग है 10 लाख का, तो ये 10 लाख भी 5% से बढ़ेगा। $10,50,000। इसके अलावा प्लांट हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल 2 लाख का व्हीकल है, वो भी 5% से बढ़ाओ। $2,10,000। ठीक है, हर एक असेट जो बढ़ा उसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन सबने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है कि डेप्रिसिएशन ऑन अप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट मशीनरी इज नॉट टू बी कंसिडर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मशीन का छोड़ के बाकी असेट का जो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है वो कंसिडर नहीं करना है। तो सिर्फ मशीन का अपने को लेना पड़ेगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। लेकिन वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पहले अपने को यहाँ पे एवरेज मिलेगा, ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज आएगा, वो एवरेज में से माइनस करेगा। तो अभी उसका इफेक्ट दे नहीं पाएंगे, पहले अपने को एवरेज ढूंढना पड़ेगा। बाकी का एडजस्टमेंट पहले कवर करते, बाद में अपन ये एडजस्टमेंट पे वापस आएंगे। तो ये एडजस्टमेंट का मशीनरी का डेप्रिसिएशन वाला पार्ट बाकी है लेना। अभी ये हो गया ना लिख के यहाँ तक एवरीवन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 का मशीन वाला पार्ट बाकी है, बाकी का हो गया। पॉइंट नंबर 4 ऑफ इन्वेस्टमेंट 20% इज ट्रेडिंग, बैलेंस इज नॉन ट्रेडिंग। ये सब हमने समरी के फॉर्म में यहाँ पे बना के रखा है। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करना है, और वो इंक्लूड करना है फेयर वैल्यू पे। तो उसका फेयर वैल्यू बताया 48,000, 20% वैल्यू कम करने को बोला है 48,000। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नंबर 2 48,000। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है तो उसके इनकम को रिमूव नहीं करना है, वो ट्रेड इनकम है, तो इनकम वाला पार्ट इग्नोर कर दो। नेक्स्ट, जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो नॉन ट्रेड है। तो अगर वो नॉन ट्रेड है तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उसका इनकम को अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 2004 में अपने पास सिर्फ ये 1,20,000 का था, तो उसके ऊपर का इनकम अपने को रिमूव करना पड़ेगा 2004 से। देखो उसका इनकम अपने को दिया है 10%, 10% इनकम सभी पे मिला है। तो 2004 में से लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दो 2004 में अपने पास सिर्फ 1,20,000 का था, उसके ऊपर 10%। 2005 में
हमने ये एक और खरीद लिया 1,20,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 का इनकम अपने को रिमूव करना है। और 2006 में भी 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है। 12, 24, 24। ये समझा सभी को? यस यस सर। सर। ओके। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 4 अपना पूरा कवर हो गया है। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विदाउट कॉमेंसरेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। जो फ्यूचर रिलेटेड रहेगा, जैसे इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, फ्यूचर का एक्सपेंस वगैरह, ये सब एवरेज निकालने के बाद अपन इफेक्ट देते हैं। तो इसका इफेक्ट अपन एवरेज निकालने के बाद देंगे। R&D फ्यूचर का बोला है, ये भी एवरेज के बाद आएगा। सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। NRR बाद में यूज करना है। प्रॉफिट हमने ले लिया है। टैक्स हमने फॉर द टाइम भी कंसिडर किया है। अब ये एक मशीन का डेप्रिसिएशन वो एक बाकी है। ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और R&D, ये 3 आइटम्स बाकी है। बाकी का एडजस्टमेंट्स हो चुका है। तो जो रिमेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। गुडविल परचेज नहीं है तो वो नहीं आएगा। प्लांट, लैंड, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट कवर हो गया। स्टॉक कवर हो गया। डेटर्स कवर हो गया। प्रीपेड, एडवांसेस एंड कैश एंड बैंक। प्रीपेड है 40, एडवांस है 45 और ये है 2 लाख। टोटल ले लो, उसमें से माइनस होगा फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स, ये कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सिक्योर्ड लोन से स्टार्ट होगा। सिक्योर्ड लोन कितना लायबिलिटीज दिया है, बाप रे। सिक्योर्ड लोन उस पे है 12% डिबेंचर। अनसिक्योर्ड लोन इस पे 15% टर्म लोन, डिपॉजिट, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। गुडविल के लिए अपन प्रपोज डिविडेंड नहीं लेते तो उसको इग्नोर कर दो। तो ये टोटल लायबिलिटीज। और हम लोग को मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। $29 लाख माइनस 8,70,000।
हो गया क्या यहाँ तक? यस सर। ओके आगे बढ़े एवरीवन? यस सर। यस सर, डन सर। चलो अभी ये ईयर वाइज क्लोज करते हैं। तुम लोग को टोटल बाय मिस्टेक ये 2-10 को भी टोटल में लेना मत, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ये प्लस माइनस करना है सर। अभी एवरेज प्रॉफिट 453 प्लस 341,500 प्लस 380,950 डिवाइडेड बाय 3। 3,91,817। 391,817 ओके बराबर। अभी जो फ्यूचर रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो देते जाते इफेक्ट। डिप्रिसिएशन ले लो 10% डब्ल्यूडीवी पे लेना है। मुझे बताओ इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन में कितना लूं? कैलकुलेशन तुम लोग मुझे बताओ। इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना लेना चाहिए? सर वो 50,000 का जो हमने रेक्टिफिकेशन किया था वो आएगा एक, एंड जो 5% आउट ऑफ जो एग्जिस्टिंग मशीनरी का जो ओवर वैल्यूएशन कर रहे हैं वो दोनों मिला के डिफरेंस क्या? ओके 50,000 का लेना चाहिए क्या? वो 5% अग्रीड है क्योंकि 5% वैल्यूएशन अपन बढ़ा रहे तो उसका डिप्रिसिएशन आएगा। 50,000 का आएगा क्या? 50,000 का नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंसीडर्ड इन द रेक्टिफिकेशन। सॉरी। बराबर। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, पहले रिकॉर्ड हुआ नहीं था तो हमने वो रेक्टिफाई कर लिया है अभी। तो ये जो 36,450 है दैट इज रेक्टिफाइड डब्ल्यूडीवी, तो अभी उसका कोई भी पार्ट पेंडिंग नहीं है। द टोटल डब्ल्यूडीवी इज 836, उसको हमने 5% से बढ़ाया तो जितना वैल्यू बढ़ा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन फ्यूचर में ज्यादा आएगा, तो वो अपने को यहाँ पे कंसिडर करना है। यानी कि यहाँ पे आएगा 8,36,450 का 5% कितना आएगा मुझे बताओ। 41,822.5। 41,822.5
8,36,450 उसका 5%। $41,822.5 इतना वैल्यू हमने बढ़ाया, तो जो वैल्यू बढ़ गया 41,823 में ले लेता हूं, 41,823 ये जो वैल्यू बढ़ गया इसके ऊपर फ्यूचर में 10% का डिप्रिसिएशन आएगा। तो 41,823 इंटू 10%, यानी कि 4182 अप्रोक्सीमेटली इतना डिप्रिसिएशन बढ़ेगा फ्यूचर में। वर्किंग समझ रहा है क्या बताओ? यस सर। ओके, बाकी लोग समझ रहा है क्या? यस सर। मेन लॉजिक ये है कि 836 पे तो रेगुलर डिप्रिसिएशन अपन हर साल चार्ज कर ही रहे, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आगे के ईयर से फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इसका वैल्यू 836 से बढ़ के 878 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना बढ़ा, ठीक है। तो एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस ले लो, 878 माइनस 836, या फिर हमने वैल्यू कितना बढ़ाया तो 5% से बढ़ाया। तो पहले मैंने 5% यहाँ पे फाइंड किया जो आ रहा है 41,823, जो एग्जैक्टली डिफरेंस है बिटवीन 878 माइनस 836, वो डिफरेंस है 41,823। ये वैल्यू मेरा बढ़ गया, और ये जो वैल्यू बढ़ गया उसके ऊपर फ्यूचर में 10% का डिप्रिसिएशन और चार्ज होगा, तो वो मैं यहाँ पे माइनस कर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला था कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है 20,000 का, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन 20,000। इसके अलावा फ्यूचर का R&D एक्सपेंस है 30,000 का, 30,000। तो ये सब माइनस करके पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 बाकी है, 8 हो गया, 9 चल रहा है। ओके, तो बाकी का सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, तो हमने को मिल जाएगा FMP बिफोर टैक्स। ये एवरेज प्रॉफिट से ये सभी को माइनस कर दो, ये दोनों को मिल जाएगा FMP बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, अभी टैक्स रेट लेंगे अपन फ्यूचर वाला 40%, अपने को मिलेगा FMP आफ्टर टैक्स, ठीक है। सब अमाउंट राउंड ऑफ करके आ रहा है, तो अगर पॉइंट आता रहेगा तो उसको राउंड ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर का टैक्स रेट 40%। डन सर। डन, ओके। बाकी लोग हो गए, आगे बढ़े। यस सर। ओके,
चलो अभी नेक्स्ट पार्ट, स्टेप नंबर 3, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को मिला है 21,06,273 माइनस हाफ ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखो अपने, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है करंट ईयर का 4 लाख। अब जो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट रहेगा ना, वो 1 बाय 1 यहाँ पे लेना स्टार्ट करो। तो 4050 रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक डे वैल्यू हुआ वो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है, बैड डेट्स चार्ज नहीं हुआ तो वो चार्ज किया वो भी रेक्टिफिकेशन है, लॉस ऑन सेल रेक्टिफिकेशन है क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ अर्निंग नहीं, वो जस्ट गुडविल में हमने वो थिंकिंग रखा है कि अपने को सिर्फ रिकरिंग आइटम्स लेना है, तो इसके लिए हमने वो रिमूव किया, बाकी वो रेक्टिफिकेशन नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम रेक्टिफिकेशन है क्या? इनकम रिकॉर्ड नहीं किया था, ऐसा कुछ था क्या? क्या बोलते हो? नॉन ट्रेड का इनकम वो नॉन ऑपरेटिंग है, इसके लिए हमने यहाँ पे रिमूव किया था, तो वो रेक्टिफिकेशन का पार्ट है क्या? नो सर, नहीं, वो रेक्टिफिकेशन नहीं है। तो अपने को नहीं। यहाँ पे हाफ ऑफ 4 लाख माइनस 4050 प्लस 10,000 माइनस 5,000, तो अपने को रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उस पे से टैक्स माइनस करो। ठीक है, तो पास्ट में जो टैक्स रेट था वो 50% था, तो 50% टैक्स माइनस करो, तो 1 माइनस 0.5, 50% माइनस किया तो रिमेनिंग 50% इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका हाफ अपन यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21,06,273 माइनस हाफ ऑफ ये 4 लाख माइनस 4050 प्लस 10,000 प्लस माइनस 5,000 इंटू 0.5 कितना आएगा बताओ? टू लाख 475। उसका हाफ। हाफ करके ही बता रखे तुम्हें। उसका हाफ फिर 1,237.5 आएगा। ओके, तो ये माइनस करके कितना होगा? $20,06,035.5। 036 ले लेते हैं। 20,06,036। हाँ, चलो बैड डेट्स को रेक्टिफाइड में क्यों लिया था? बैड डेट्स अगर चार्ज नहीं हुआ था, ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन हाँ। का ही पार्ट हुआ ना। जब भी अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं तभी अपने को बैड डेट्स जो है उसका या तो आरडीडी बना के रखना है, या तो बैड डेट्स कंफर्म है तो वो चार्ज करना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ था तो अपने को उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है वो। So I thought कि रेक्टिफिकेशन नॉर्मली इन केस ऑफ ओवरहेड करते या मतलब कुछ रॉन्ग अकाउंटिंग कर दिया रहेगा उसके मतलब वजह से हुआ रहेगा, तो वो हाँ, रेक्टिफिकेशन। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना, सॉरी बैड डेट्स चार्ज करना चाहिए, ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से।
तो वो उन्होंने चार्ज नहीं किया है, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। ओके सर। ठीक है, जैसे स्टॉक ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू हुआ, सो दैट इज ऑल्सो मिस्टेक। फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम पे तुमको क्यों पता नहीं चला, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। सिमिलरली बैड डेट्स जो भी क्रिएट हुआ था, तो उन्होंने तभी वो टाइम पे क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, तो वो भी रेक्टिफिकेशन में ही कंसिडर होता है। एंसर्स का टैक्स हम लोग 0.5 क्यों ले रहे हैं, 0.4 भी नहीं ले रहे। 0.4 फ्यूचर का है, जो Okay. बैलेंस शीट बना रहेगा उसमें वो लोग ने 2006 का प्रॉफिट को ट्रांसफर किया रहेगा, और 2006 का जो प्रॉफिट है वो तो 50% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ रहेगा ना। हाँ ठीक है, तो वही प्रॉफिट अपन रिमूव कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखते हो गए, आगे बढ़े। यस सर। एनआरआर अपने को दे दिया है 10%। इसमें ना आगे चल के एक झोल क्रिएट होने वाला है, थोड़ा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। स्टेप नंबर 5, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अभी लिखना बंद कर दो, क्योंकि आगे थोड़ा सा झोल है, तो वो बताता हूँ मैं। आई थिंक यही सब में जो मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी है 2,02,581। सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर परसेंटेज। लिख सकते हो तुम लोग, नहीं आ रहा है जोड़। 20,06,036 इंटू 10%। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 6, सुपर प्रॉफिट। वो आएगा एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी है 2,02,581 माइनस 2,06,004। वन 1977। 1977। स्टेप नंबर 7, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितने ईयर का परचेज बोला है, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 3 years। तो 1977 इंटू 5931। कितना बताया, 5931। 5931। ये गुडविल मिल गया। सम आधा खत्म हुआ, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हुआ। अभी स्टार्ट होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। सर एग्जाम में इसको कितना टाइम लगता है? इतना बड़ा सम एग्जाम में आता ही नहीं है। ये सीए फाइनल को आया था 16 मार्क के लिए, तुम लोग को 16 मार्क का गुडविल का सम कभी नहीं आता, तुम लोग को 8 मार्क 10 मार्क का ही आता है। लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे जो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए अच्छे थे, इसके लिए मैं ये सम सिखाता हूँ। बाकी ये सब एग्जाम में आने का चांस नहीं है, ऐसा ऐसा सम।
सर ये टाइम पे बहुत सीएफआर का पेपर हार्ड आया था ना, तो ऐसा सुना था 3 आवर्स का पेपर 6 आवर्स भी लगा तो फिर भी नहीं सॉल्व होगा ऐसा। हाँ, ये बार का एग्जाम ही इंस्टीट्यूट ने वैसे ही कंडक्ट किया। डन सर। डन, बाकी लोग हो गए? यस सर। हो गया सर। ओके, चलो अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी है, तो ये पूरा वर्किंग वापस लिखने की जरूरत नहीं है। इसपे से हर आइटम वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए तो कंसिडर होगा ही, लेकिन इसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे भी है जो इस पे कंसिडर नहीं हुआ लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए अपने को लेना है, जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ वो सबको प्लस माइनस करते जाएंगे तो अपने को NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड से स्टार्ट करते हैं, 21,06,273। अब साथ में ही लिखते जाना वापस। कंटिन्यू करें, हो गया यहाँ तक? Yes, यस sir. चलो अभी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का लिस्ट है, इसमें अपने को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड को हमने इंक्लूड किया है, नॉन ट्रेड इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने फाइंड करके रखा है 2,40,000 का है, और इसका रिवाइज्ड वैल्यू दिया नहीं है। सिर्फ ट्रेड का बोला था कि 20% वैल्यू कम करके दो, नॉन ट्रेड के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे क्लियर वर्ड है कि ऑल ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 20% बिलो कॉस्ट। सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कम करने को बोला है, बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला नहीं है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो 2,40,000 है वो 2,40,000 पे ही कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा अपन ऐड करेंगे गुडविल इस पर वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यू आया 5,931। इतना सारा काम करवाया अपने से और 5,000 6,000 रुपए का गुडविल आया, बाकी सब लाखों में, 10,000 भी नहीं हुआ। तो 5,931 ये गुडविल इस पर वैल्यूएशन। ठीक है, इसके अलावा मुझे सोच के बताओ और क्या आइटम पेंडिंग है जो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, वो लेना पड़ेगा। मैं बैलेंस शीट ओपन रखता हूँ ताकि तुम लोग ढूंढ पाओ। प्रपोज डिविडेंड, परफेक्ट। प्रपोज डिविडेंड, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का तुम लोग को माइनस करना है। और क्या माइनस करना है? जो तुमने गुडविल के लिए कंसिडर नहीं किया रहेगा लेकिन शेयर के लिए कंसिडर करना है, ऐसा और क्या पार्ट है?
प्रेफरेंस शेयर। राइट सर। हाँ सर। तो माइनस करो लेस प्रपोज डिविडेंड, इक्विटी। इक्विटी का प्रपोज डिविडेंड है 1,50,000, प्रेफरेंस का है 30। प्रेफरेंस 30। उसके अलावा माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, ठीक है। और बाकी का लाइबिलिटीज तो हमने ऑलरेडी पहले ले लिया था। रिजर्व दोनों में नहीं आता है, इक्विटी शेयर दोनों में नहीं आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों में नहीं आता है, गुडविल दोनों में नहीं आता है, ठीक है। गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हो गया। हम लोग को मिल जाएगा NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 21 लाख में। ये सबको नेगेटिव साइड में डाल देते हैं। ये अपने को माइनस करना है, वो 2 प्लस करने हैं, तो अपने को NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा 18,72,204। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अभी आगे का जो पार्ट है, ये हमने ये जो छोटा वाला सम सॉल्व किया था, अब उसी की तरह बन गया है। एक बार अपने को NA फॉर इक्विटी शोल्डर मिल गया, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के शेयर थे, कुछ फुल्ली पेड, कुछ पार्टली पेड वगैरह। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे दिया है। 80,000 इक्विटी शेयर 10 each फुल्ली पेड है, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 8 पेड, 36,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 each फुल्ली पेड, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 each 4 पेड। तो ये 4 अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स है। तो जो पार्टली कॉल्ड अप है, उसका अपने को नोशनल कॉल ऐड करना पड़ेगा। तो पहले ऐड नोशनल कॉल। पहला फुल्ली पेड है तो उस पर कोई नोशनल कॉल नहीं आएगा। दूसरा 50,000 शेयर पे 2 रुपए का कॉल होगा। 50,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹2। 36,000 शेयर फुल्ली पेड है, इस पे कुछ कॉल नहीं है। और 30,000 शेयर 4 पेड है, 5 का शेयर है, 4 पेड है, तो 1 रुपए का कॉल होगा। 30,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹1। तो 50,000 इंटू 2 एंड 30,000 इंटू 1। तो अपने को मिलेगा टोटल NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो हो जाएगा 18 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30, 20,02,204। ये टोटल NA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ पे शेयर फुल्ली पेड मीन्स सभी शेयर का फेस वैल्यू सेम नहीं। अगर फेस वैल्यू सेम नहीं रहेगा तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर के जगह पे डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर अपने को करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसका अपने को वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, 4 जो भी रहेगा वो। तो अपने को मिलेगा IV इंट्रिंसिक वैल्यू। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अभी अपने पास टोटल ये 1 2 3 4 शेयर्स है, जिसका ये अमाउंट है। अमाउंट नहीं चाहिए,
ये अपने पास 4 शेयर्स है। एक्चुअल फेस वैल्यू लोग का कितना है, इक्विवेलेंट फेस वैल्यू दोनों कितना पकड़ रहे हो, और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। शेयर का जो फेस वैल्यू है, पहला शेयर है 10, दूसरा शेयर भी है 10, तीसरा है 5 और फोर्थ वन है 5। बताओ इक्विवेलेंट फेस वैल्यू कितना पकड़ रहे हो तुम लोग, 10 पकड़ रहे हो कि 5 पकड़ रहे हो? सबको So 5 10 में लेते हैं। कन्वर्ट करो कि 10 में? So 10 लेते हैं। 10 लेते हैं। ओके, तो इक्विवेलेंट फेस वैल्यू 10 रुपीज में अगर कन्वर्ट कर रहे ₹10, ओके, तो ये शेयर तो 10 रुपए का ही है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं होगा, 80,000 का 80,000 ही रहेगा। ये भी 10 रुपए का है, तो ये 50 का 50 ही रहेगा। ये 36,000 शेयर 5 के है, अपन इसको 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर हाफ हो गए या डबल हो गए? सर हाफ होंगे। हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुमको एग्जाम में डाउट क्रिएट होता है तो सिंपल 36,000 इंटू 5 अभी का वैल्यू डिवाइड बाय 10 नया वैल्यू जो तुम लोग को चाहिए, तो तुम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर, तो 5/10 यानी कि हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18,000। सेम वे 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, ये भी हो जाएगा हाफ, 15,000। तो अपने को मिल जाएगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। सभी को ऐड कर लो, 1,63,000। वो यहाँ पे डिवाइड करना है हम लोग को 163, तो हम लोग को मिल जाएगा आईवी 12.2835। ये अपने को आईवी मिल रहा है। किसका आईवी? फॉर फेस वैल्यू ₹10 फुल्ली पेड। अगर शेयर 10 रुपीज का है और फुल्ली पेड है तो ये आईवी आ रहा है। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, दोनों वर्किंग देख लो, बाद में लिखना, ठीक है। अभी सम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये आईवी अपने को अगर 10 रुपीज का फेस वैल्यू रहेगा तो ये आईवी आएगा, अगर फुल्ली पेड रहेगा तो ये अलग अलग केसेस में हर एक का आईवी कितना आएगा ये अपने को फाइंड करना है। एक और पार्ट है जो सब में अपने को फाइंड करना है। सब में अपने को 2 डिफरेंट वैल्यूज निकालने को बोला है, एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड। ये 2 वैल्यूज अपने को निकालने को बोला है। तो ये जो वैल्यू मिला 12.28, ये एक्स डिविडेंड है या कम डिविडेंड है, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा। एक्स डिविडेंड क्या और कम डिविडेंड क्या? एक्स डिविडेंड यानी इस पे डिविडेंड का अमाउंट इंक्लूड है या नहीं है? सर एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, और कम ऐसा मींस है। क्यूमुलेटिव यानी इंक्लूडिंग डिविडेंड। हाँ ओके, तो ये जो अपने को वैल्यू मिला ना, ये एक्स है या कम है, उसके लिए सिंपल तुम लोग को देखने का कि डिविडेंड मैंने माइनस कर दिया है क्या। तो यस, मैंने डिविडेंड माइनस कर दिया। अगर मैंने डिविडेंड माइनस कर दिया तो उसका मीनिंग कि डिविडेंड ऑलरेडी पेड है, तो अभी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्स डिविडेंड है।
अगर मैंने डिविडेंड माइनस नहीं किया रहेगा, ठीक है, अगर मैंने डिविडेंड माइनस नहीं किया रहेगा, यानी कि डिविडेंड अभी भी अनपेड है, अगर डिविडेंड अनपेड है तो वो टाइम पे शेयर का वैल्यू कितना आएगा, उस अपन बोलेंगे कम डिविडेंड। अब उसके लिए ये वर्किंग वापस पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को ये ही वैल्यूज में कुछ प्लस माइनस करना है तो तुम लोग को कम डिविडेंड का वैल्यू मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट हर सम में तुम लोग जो पहले आईवी निकालोगे वो ऑलवेज एक्स डिविडेंड आईवी निकालोगे। डिविडेंड ऑलवेज अपन हर समय माइनस करते ही, तो डिविडेंड माइनस करने के बाद का वो वैल्यू है, यानी कि वो एक्स डिविडेंड वैल्यू। ठीक है, इस पे डिविडेंड ऐड कर दो तो दोनों को मिल जाएगा कम डिविडेंड, तभी वैल्यू पर शेयर actual face value, apparent face value, value per share, paid up value, IV for face value 10 fully paid. ओके, IV अगर 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड है, तो 12.2835 का IV आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो शेयर है वो 10 रुपए का ही है और वो फुल्ली पेड ही है, 10 फुल्ली पेड। तो इसका जो IV आएगा, वैल्यू पर शेयर आएगा, वो यही आएगा ना, 12.2835। एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब सेकेंड वाले केस में ये फेस वैल्यू 10 रुपया ही है, 8 पेड है, तो ये 10 रुपए का ही वैल्यू है, लेकिन अगर ये फुल्ली पेड रहेगा तो 12.2835 अगर फुल्ली पेड रहेगा तो ये फेस वैल्यू 10 है, ₹8 पेड है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, 12.2835 शेयर होल्डर को रिसीव करना है और शेयर होल्डर को पे करना है ₹2 कॉल का, ₹2 का कॉल हम लोग उसके ऊपर करने वाले थे, तो माइनस कर दो। ठीक है, 10.2835 ये उसका वैल्यू आएगा इफ शेयर इज पार्टली कॉल्ड। लास्ट वाला, सॉरी ये लेते हैं, 36,000 शेयर है 5 का फुल्ली पेड, तो 12.2835 ये अगर शेयर 10 का रहेगा फुल्ली पेड, ये शेयर फुल्ली पेड है लेकिन 5 का है, तो ऐसे केस में इसका वैल्यू हो जाएगा 12.2835 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, हाफ, यानी कि 6.1418। लास्ट वाला शेयर 5 का है, 4 पेड, तो पहले अपन क्या करेंगे, 12.2835 इंटू 5 बाई 10, यानी कि अपने को आंसर मिलेगा 6.1418। उसमें से अपने को ₹1 रिसीव करना है कॉल का, वो माइनस कर दो। ठीक है, तो 5.1418 ये अपना वैल्यू आएगा। ये सभी को समझा सब, एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ओके, अब ये जो अपन वैल्यू निकाला ना, ये अपना एक्स डिविडेंड वैल्यू है, एक्स डिविडेंड वैल्यू। अभी अपने को एक और वैल्यू निकालना है जो है कम डिविडेंड वैल्यू। अब वो कैसे निकालेंगे, तो अभी देखो, यहाँ पे जो अपना डिविडेंड का अमाउंट है वो 1,50,000 है, अपन 1,50,000 डिविडेंड देने वाले थे।
अब डिविडेंड का जो परसेंटेज रहता है वो मुझे बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है, मार्केट वैल्यू पे अप्लाई होता है, पेड अप वैल्यू पे अप्लाई होता है, कौन सा वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे ना। फेस वैल्यू। वैल्यू पे। ओके, ये नोशन है, ये तुम लोग का गलत फहमी है। अगर शेयर फुल्ली पेड रहेगा तो फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है। अगर शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, उस पर कुछ कॉल करना बाकी है, तो अपन वो जो डिविडेंड पे करेंगे वो उसके पेड अप वैल्यू पे पे करेंगे, उसके फेस वैल्यू के ऊपर नहीं। अगर उसे 10 रुपया दिया ही नहीं है तो अपन उसके ऊपर डिविडेंड क्यों दे? उसने जितना अमाउंट दिया है उसके ऊपर अपन डिविडेंड पे करेंगे। तो ये पेड अप वैल्यू पे अप्लाई होता है, फेस वैल्यू पे नहीं। फेस वैल्यू वर्ड अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अपना एजम्पशन ये रहता है कि शेयर इज फुल्ली पेड। अगर शेयर फुल्ली पेड है तो फेस वैल्यू पे ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर शेयर पार्टली कॉल्ड अप है तो उसका जो कॉल्ड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू है, उसके ऊपर अपन डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, तो dividend is paid as a percentage of paid up value of equity share. तो टोटल पेड अप वैल्यू कितना है? टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये शेयर का पेड अप वैल्यू लेते जाते हैं। $80,000 शेयर है, 10 रुपए का फुल्ली पेड है। 50,000 शेयर है, 10 का है लेकिन 8 रुपया पेड है। 36,000 शेयर है, 5 रुपया फुल्ली पेड है। और 30,000 शेयर है, 4 रुपया फुल्ली पेड है। एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी ये अमाउंट दिया हुआ है। 84180 एंड 120, 84180 120। तो ये अपना टोटल पेड अप वैल्यू है, टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट है 1,50,000, इक्विटी का डिविडेंड। तो डिविडेंड का रेट क्या हो जाएगा? 1,50,000 ऑन 15 lakhs, यानी कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं? 10। ठीक है, तो अभी सिंपल अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को एक्स डिविडेंड वैल्यू पता है। एक्स डिविडेंड है कि इस पर डिविडेंड माइनस करने के बाद का है, तो अगर डिविडेंड माइनस करने के पहले का वैल्यू चाहिए तो उसे डिविडेंड का अमाउंट ऐड कर लो। कम डिविडेंड वैल्यू ओके, तो ये एक्स डिविडेंड वैल्यू, उसमें डिविडेंड पर शेयर ऐड कर लो तो दोनों को मिल जाएगा कम डिविडेंड वैल्यू। अब डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, तो हमने वो फाइंड करके रखा है कि डिविडेंड का रेट है 10% ऑफ पेड अप वैल्यू, 10% ऑफ पेड अप वैल्यू। तो हर एक का पेड अप वैल्यू तो हमको पता है, ये शेयर का 10 फुल्ली पेड है तो 10 पे 10%, यानी कि 1 रुपये का डिविडेंड आएगा। इसका 10 का शेयर है, 8 पेड है तो 8 का 10%, 0.8। इसका 5 फुल्ली पेड है तो 5 इंटू 10%, 0.5। इसका 5 4 पेड है तो 4 इंटू 10%, 0.4। ये सिंपल ऐड करते जाओ, 12.2835 प्लस 1, 10.2835 प्लस 0.8। ठीक है, तो वैसे सब में ऐड करते जाना है। हो गया, ये अपने को कम डिविडेंड वैल्यू मिल गया।
इसका लॉन्ग कट ये है कि जो वर्किंग हमने यहाँ पे पहले किया ना, ये जो NF और इक्विटी शेयर होल्डर निकाला, इसमें हमने इक्विटी शेयर को पहले ही, इक्विटी डिविडेंड को पहले ही माइनस किया। तो अगर ये माइनस नहीं किया तो ये 1,50,000 से ज्यादा आएगा। उस पर नोस्टल कॉल ऐड करेंगे, बाद में उसको इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे तो तुम लोग को IV मिलेगा 10 का। बाद में उसको वापस ये टेबल में कन्वर्ट करो, वो जितना उसका फेस वैल्यू पेड वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से, तो दोनों को ये आंसर आएगा। वो लॉन्ग कट है, तो ये कंपेरेटिवली दोनों को कम टाइम में आंसर दे पाएगा। तो दोनों को एक्स डिविडेंड जो निकाला उसमें से डिविडेंड ऐड करना है। लेकिन इसमें केयरफुल ये रहना है कि कुछ बच्चे लोग ऐसा गड़बड़ कर लेते हैं कि वो लोग उसे डिविडेंड का जो अमाउंट है ना 150, वो 150 को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते। अब इक्विवेलेंट शेयर से डिवाइड करोगे तो उनको डिविडेंड का अमाउंट आएगा, बराबर आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब सभी शेयर फुल्ली पेड रहेगा। यहाँ पे हर शेयर फुली पेड नहीं है, तो हर किसी को 10-10 पे या 5-5 पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। इसको 10 पे मिलेगा, इसको 8 पे मिलेगा, इसको 5 पे मिलेगा, इसको 4 पे मिलेगा। तो इक्विवेलेंट से डिवाइड करके तुम लोग को ये वाला जो आंसर है ये नहीं मिलता है। इसके लिए तुम लोग को कंपलसरी ये वाला टेक्निक यूज करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट से डिवाइड करके आंसर तब भी निकाल पाओगे जब ये शेयर फुल्ली पेड रहेगा। फेस वैल्यू डिफरेंट रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर फुल्ली पेड रहना चाहिए। अगर शेयर फुली पेड नहीं है तो दोनों को कंपलसरी ये जो टेक्निक मैंने बताया यही यूज करना पड़ेगा। पॉइंट समझा सभी को? यस। ओके, अभी तुम लोग का कहाँ से लिखने का बाकी है? NF और इक्विटी शेयर होल्डर तक हो गया क्या तुम लोग का? ये 20,02,000 तक? हाँ सर। ओके ठीक है, मैं ये यहाँ से ओपन रखता हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से वो लिखते जाओ।